स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे राज्य विधानमंडल का चैप्टर। ठीक है, और अभी तक हमने उसके 5 भाग कंप्लीट किए और आज मित्रों ये इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, आज हमारा राज्य विधानमंडल का चैप्टर टोटली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आज हम चर्चा करेंगे कि संसद और राज्य विधानमंडल, ठीक है, इन दोनों के माध्यम से जब कानून बनता है तो क्या दोनों में समानताएं या असमानताएं हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है इन दोनों में, तो उसके बारे में हम डिटेल से यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। और जिन्होंने भी मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूँ आप ज़रूर से सुनिएगा उन लेक्चर्स को। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको वहाँ समझाया है और आप एक बार जाकर के देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो क्या कह रहा है, पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं साधारण विधेयक और यानी साधारण विधेयक के संबंध में कौन कौन सी संसद और राज्य विधानमंडल के पास शक्तियाँ हैं। ठीक है, और मित्रों साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, इन चारों विधेयकों में क्या अंतर होता है, अलग से मैंने इसका वीडियो भी डाला हुआ है। राजनीतिक शब्दावली के यानी राजनीतिक शब्दावली के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर के देखेंगे तो अंतर की जो सीरीज होती है, यानी जैसे स्थगन प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव में क्या अंतर है, स्थगन और सत्रावसान में क्या अंतर है, धन विधेयक और साधारण विधेयक में क्या अंतर है, तो ऐसे जो अंतर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसकी मैंने अलग से वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी हुई है, आप वहाँ जा करके उसको सुन लेना। ठीक है, ज़्यादा आपको वहाँ पे देखने को या सुनने को अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, यानी अंतर आपको अच्छी तरह से वहाँ पे डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब देखो आगे क्या कह रहा है पहले हम बात कर रहे हैं संसद के बारे में। देखो कहता है संसद के किसी भी सदन में हम साधारण विधेयक को लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, और राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में हम साधारण विधेयक को लेकर के आ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, साधारण जो विधेयक होगा यानी जो धन विधेयक नहीं है, वित्त विधेयक नहीं है और संविधान संशोधन विधेयक नहीं है, तो वो साधारण विधेयक होता है और उसको हम लेकर के आ सकते हैं संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। और राज्य विधानमंडल में भी हम लेकर के आ सकते हैं, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, यह किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, या तो मंत्री ला सकता है या गैर सरकारी सदस्य कौन, जो मंत्री नहीं है। ठीक है, तो उसके द्वारा हम ला सकते हैं उसको, साधारण विधेयक को। और यहाँ पे भी यानी विधानमंडल में भी हम किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के माध्यम से हम उस बिल को लेकर के आ सकते हैं, जो साधारण बिल है। नेक्स्ट देखो, यह प्रारंभिक सदन में पहले, दूसरे और तीसरे पाठन से गुजरता है और यहाँ भी यह पहले, दूसरे और तीसरे पाठन से गुजरता है। ठीक है, यानी यहाँ अभी तक तो समानता ही हमारे को देखने को मिल रही है। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, यह तभी पारित माना जाता है जब इसमें संसद के दोनों सदनों की संशोधन या बिना संशोधन की सहमति हो। क्या कह रहा है, दोनों सदन अगर मान लीजिए किसी बिल को पारित कर देंगे तभी तो हम उसको बिल को पारित मानते हैं, और यहाँ भी यही होता है कि जब दोनों सदन उसको पारित कर देंगे, ठीक है, या संशोधन के माध्यम से या बिना किसी संशोधन के, तो हम उसको पारित मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी मित्रों अभी तक तो हम समानताओं की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे कुछ ऐसे प्रावधान आएंगे जहाँ हमारे को कुछ असमानताएं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कौन से हैं, देखो पांचवा प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, दोनों सदनों के बीच गतिरोध अगर हो जाए, ठीक है, गतिरोध तब होता है जब दूसरा सदन द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करे या संशोधन प्रस्तावित करे जो पहले सदन को स्वीकार न हो, या 6 माह तक विधेयक को पारित न करे। यानी यहाँ हम बात कर रहे हैं संसद की, और संसद के दोनों सदनों के बीच जो है एक टकराव हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पहला सदन है यानी लोकसभा ने विधेयक को पारित करके राज्यसभा के पास भेजा और राज्यसभा उसको पास नहीं कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो उन दोनों के बीच जो है विवाद उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, यानी 6 माह तक जो है वो जो राज्यसभा वो विधेयक को पारित नहीं कर रही है। और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब होता है जब विधान परिषद विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार करे या संशोधन प्रस्तावित करे जो विधानसभा को स्वीकृत न हो, या 3 माह तक विधेयक को पारित न करे। ठीक है, यानी यहाँ पे 6 माह तक उसने रोक लिया और यहाँ पे 3 माह तक। और एक बात मैंने और बताई थी कि पहली बार में 3 माह तक रोक सकती है विधान परिषद, और दूसरी बार में 1 माह तक, यानी 4 माह तक अधिकतम वो रोक सकती है, और 4 माह के बाद हम उसको वैसे पारित मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। क्या? संविधान में किसी विधेयक के गतिरोध के निपटान हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उपबंध है। यानी हम जो बात करते हैं ना कि साधारण विधेयक के मामले में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो गया तो हम उसको कैसे पारित करवाएंगे, तो हम संयुक्त बैठक बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के माध्यम से। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 108 के माध्यम से हम
संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं और उसके माध्यम से हम उस बिल को पारित करवा लेते हैं। यानी हमने अलग से हमारा रास्ता निकाल लिया बिल को पारित करवाने का, साधारण विधेयक को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई हमने संयुक्त बैठक का प्रावधान ही नहीं किया। सुनिए, देखो क्या करा है, संविधान में किसी विधेयक के मसौदे पर विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि विधानमंडल में हमने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया संसद के दोनों सदनों की, यानी विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का, लेकिन संसद के मामले में यह प्रावधान किया हुआ कि वहाँ हम संयुक्त बैठक बुलाएंगे और उसके माध्यम से हम जो हमारा बिल है उसको हम पास करवा लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखो मित्रों क्या करा है, किसी विधेयक पर गतिरोध समाधान के लिए चाहे वह राज्यसभा से हो या लोकसभा से, उसके लिए संयुक्त बैठक का उपबंध है और यदि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को इसके लिए नहीं बुलाया जाता तो विधेयक समाप्त हो जाता है। यानी संयुक्त बैठक हम बुलाते हैं और उसको बुला करके हम बिल को पास करवा लेते हैं, लेकिन मान लो राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक नहीं बुलाई तो वह बिल ही समाप्त हो जाता है। क्लियर। और दूसरी बार यहाँ विधानमंडल की हम बात करें, देखो क्या कर रहे हैं, दूसरी बार विधेयक को पारित करते समय सिर्फ इसे विधानसभा से स्वीकृति की जरूरत होती है। परिषद से आए विधेयक को यदि विधानसभा स्वीकार कर दे तो वह समाप्त हो जाता है। यानी क्या कर रहा है कि अगर मान लो विधान परिषद कोई बिल बना रही है, बिल को पारित करके विधानसभा के पास भेज रही है, तो अगर मान लीजिए विधानसभा ने उस बिल को अस्वीकार कर दिया, यानी उस बिल को स्वीकार नहीं किया, तो वह बिल वहाँ पे फिर समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने जो है विधानसभा की जो अभी शक्तियों की, मैंने पिछले लेक्चर में मैंने जो शक्तियों की आपसे चर्चा की थी कि विधानसभा की विधान परिषद के समान शक्तियाँ कौन सी और असमान शक्ति, तो असमान शक्ति मैंने आपको बताया था, यही बात। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो हम चर्चा करने जा रहे हैं धन विधेयक के संबंध में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं संसद के पास और राज्य के विधानमंडल के पास। पहली देखो, धन विधेयक हम केवल और केवल लोकसभा में लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, उसे हम राज्यसभा में नहीं लेकर के आ सकते हैं। क्लियर। और विधानमंडल में हम क्या करते हैं कि वहाँ भी हम धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा में लेकर के आ सकते हैं, विधान परिषद में हम नहीं लेकर के आ सकते। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो दूसरा कह रहा है कि हमें धन विधेयक जब हम लेकर के आते हैं तो हम राष्ट्रपति से पहले सिफारिश लेते हैं, यानी राष्ट्रपति से हम पहले पूछते हैं और उसके बाद हम धन विधेयक लेकर के आते हैं लोकसभा में। और यहाँ हम विधानसभा में, यानी जब हम विधानसभा में धन विधेयक लेकर के आते हैं तो पहले हम राज्यपाल से स्वीकृति लेते हैं, उसके बाद हम धन विधेयक को विधानसभा में लेकर के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रावधान कह रहा है कि यह केवल एक मंत्री द्वारा ही पूरे स्थापित किया जा सकता है, न कि गैर सरकारी सदस्य द्वारा। बिल्कुल क्लियर मित्रों, क्या कि जो हमारा धन विधेयक होता है वो केवल और केवल मंत्री ही तो लाता है, चाहे हम लोकसभा की बात कर लें चाहे विधानसभा की। यहाँ भी यही प्रावधान होगा, क्या कह रहा है ना कि यह केवल एक मंत्री द्वारा ही पूरे स्थापित किया जाता है, न कि गैर सरकारी सदस्य द्वारा। और मैंने कई बार आपको बताया है कि गैर सरकारी सदस्य कौन होता है, जो मंत्री नहीं है वो गैर सरकारी सदस्य है, चाहे वो सत्ता पक्ष का ही क्यों ना हो। क्लियर मित्रों। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, इसे लोकसभा को संशोधन या बिना संशोधन के 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए। मैंने कई बार मैंने संसद के चैप्टर में भी आपको यही बात बताई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा 14 दिन तक धन विधेयक को रोक सकती है और 14 दिन के बाद तो हम उसको वैसे ही पारित मान लेते हैं। इसी कारण से तो हमने वहाँ संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया धन विधेयक के संबंध में। ठीक है, हमने केवल साधारण विधेयक के संबंध में प्रावधान किया था संयुक्त बैठक का, जो अनुच्छेद 108 की हम बात करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इसे विधान परिषद के द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता और विधानसभा को संशोधन या बिना संशोधन के इसको 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए। यानी मित्रों, यह विधानसभा गलत है, विधान परिषद को संशोधन या बिना संशोधन के 14 दिन के अंदर इसको लौटा देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। और मित्रों आपसे मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूँ ना, ये टेबल, तो ये टेबल मेरे को ज़्यादा, यानी मैंने कई बार पढ़ा तो है लेकिन मैंने इसको ज़्यादा नहीं पढ़ा, क्योंकि मित्रों ये जो प्रावधान इस टेबल में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैंने इस बुक में, यानी जो हम चर्चा करते हैं ना, यानी बिना टेबल के भी जब हम प्रावधानों की चर्चा करते हैं तो उन सभी में ये प्रावधान दिए हुए हैं। इस कारण से मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ता। ठीक है, इस कारण से यहाँ पे अगर मैंने किसी चीज़ को गलत भी किया है ना, तो वह पहली बार गलत किया है, क्योंकि मैंने पढ़ा तो है लेकिन मैंने जो है इस टेबल को कम पढ़ा है, क्योंकि ये जो प्रावधान इस टेबल में जितने भी हैं ये बुक में पहले से दिए हुए हैं, यानी थ्योरी के माध्यम से ये प्रावधान पहले से दिए हुए हैं। इस कारण से मैं इस टेबल को कम ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पहले ही पढ़ लिया, तो फिर यहाँ वापस पढ़ने का क्या औचित्य है, और टाइम भी तो फिर ज़्यादा जाता है ना। तो इस कारण से मैंने यहाँ, यानी इस टेबल को मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, कम ही मैंने इस टेबल को पढ़ा है। और देखो नेक्स्ट क्या कर रहा है, लोकसभा राज्यसभा की इस सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ठीक है,
यानी धन विधेयक के संबंध में हम जब बात कर रहे थे ना कि अगर मान लीजिए धन विधेयक को जो हमारी राज्यसभा है वह सिफारिश करती है किसी मामले में धन विधेयक में, तो उसको चाहे लोकसभा तो स्वीकार कर ले या ना चाहे तो ना भी करे। और यहाँ पे विधानसभा विधान परिषद की सिफारिशों को स्वीकार कर सकती है, यानी ये भी यहाँ भी वही प्रावधान लागू हो रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, यदि लोकसभा किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप में पारित मान लिया जाता है। ठीक है, यानी मान लीजिए कि राज्यसभा ने कोई सिफारिश की धन विधेयक के संदर्भ में, और अगर मान लो लोकसभा ने इसको मान लिया तो हम इस बिल को पारित मान लेते हैं। और यहाँ क्या होगा कि यहाँ भी यही प्रावधान लागू होगा कि यदि विधानसभा किसी सिफारिश के साथ इसे स्वीकार कर ले तो दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप से हम इसको पारित मान लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि लोकसभा किसी सिफारिश को नहीं माने तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा इसके मूल रूप में पारित माना जाएगा। ठीक है, यानी लोकसभा ने उस सिफारिश को नहीं माना राज्यसभा की को, तो वैसे भी हम बिल को पारित मानेंगे। यानी दोनों ही तरह से लोकसभा के पास यहाँ एक विशेष शक्ति हमने दी है, यानी दोनों ही तरह से उसके पास लाभ है। और यहाँ विधानसभा किसी सिफारिश को नहीं माने तो विधेयक को मूल रूप से पारित मान लेते हैं, यानी यहाँ भी वही प्रावधान लागू है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या प्रावधान आएगा कि यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिनों के अंदर लोकसभा को नहीं लौटाए तो तय सीमा के भीतर हम इसको पारित मान लेते हैं। और यहाँ भी यही प्रावधान होगा कि यदि विधान परिषद किसी विधेयक को 14 दिन के भीतर न लौटाए तो तय सीमा के भीतर हम इसको पारित मान लेते हैं। यानी धन विधेयक के संबंध में अभी तक तो हमने संसद में, यानी संसद के संदर्भ में हमने जो चर्चा की थी धन विधेयक के मामले में, वही प्रावधान हमें राज्य विधानमंडल के समक्ष भी देखने को मिल रही है। तभी तो मैंने बार बार कहा है कि जो बेसिक कंसेप्ट है संसद के टॉपिक का और राज्य विधानमंडल के टॉपिक का वो एक जैसा है। ठीक है, यानी संसद का टॉपिक आपने एक परमानेंटली और एक अच्छी प्रकार से अगर तैयार कर लिया तो राज्य विधानमंडल का टॉपिक आपको पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस वहाँ पे हमें कुछ शब्दों को चेंज करना है, यानी राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल रखना है और लोकसभा की जगह विधानसभा और विधान परिषद की यानी राज्यसभा की जगह विधान परिषद रखना है। बस हो गया हमारा काम। नेक्स्ट देखो, संविधान में क्या कह रहा है, संविधान में दोनों सदनों के बीच किसी गतिरोध के समाधान हेतु कोई उपबंध नहीं है। ऐसा इसलिए क्या, ताकि राज्यसभा पर लोकसभा अभिभावी रहे। यदि राज्यसभा सहमत न हो तो भी लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किया जाता है। और यहाँ भी यही प्रावधान होगा कि संविधान में दोनों सदनों के बीच कोई हमने विशेष उपबंध नहीं किया समाधान के लिए, और क्योंकि विधान परिषद पर विधानसभा अभिभावी रहेगी यानी प्रभावी रहेगी, और विधान परिषद सहमत न भी हो तब भी हम उसको पारित मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी प्रावधान जो है ना, ये सभी एक सिमिलर प्रावधान है दोनों में, संसद में और राज्य विधानमंडल में धन विधेयक के संदर्भ में। ठीक है, एक साधारण विधेयक के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्या कि हमने विधानमंडल को ये अधिकार नहीं दिया कि भैया साधारण विधेयक के संदर्भ में आप जो है संयुक्त बैठक बुला लेना और उसको पास करवा लेना, लेकिन हमने संसद को ये अधिकार दिया है, अनुच्छेद 108 का वो प्रयोग करेगी और उसको संयुक्त बैठक के माध्यम से बिल को पारित करवा लेगी। और हमने बिल पारित भी करवाए मित्रों, अभी तक हमने 3 बिल पारित करवा लिए संसद के माध्यम से, ऐसे संयुक्त बैठक के माध्यम से। एक तो था कि जो हमारा दहेज प्रतिशत का हम बिल लेकर के आए थे उसको हमने पारित करवाया। एक था हमारा जो आतंकवाद निवारण अधिनियम था, और एक और बिल था उसको हमने वहाँ पे पारित करवाया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का चैप्टर जो कि राज्य विधानमंडल से संबंधित था। आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हुआ। ठीक है, कंप्लीट हमारा ये चैप्टर पूरा हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिन्होंने विधानमंडल का पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट किया, जो भी भाग नहीं देखा उन भागों को आप जरूर से देख लीजिए मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है। ठीक है, और अधिकतर एग्जाम्स में ये पूछे भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चर्चा करने वाले हैं, देखो अब हम पहुंच चुके हैं 34 लेक्चर में। 34 हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि हाई कोर्ट से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर मैं करवा चुका हूँ बहुत पहले, जिन्होंने भी वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर मित्रों। अगर आपको इंडियन पॉलिटिक कंप्लीट यानी अच्छी तरह से कंप्लीट करनी है ना, और बार बार यानी आप ये चाहते हो कि मैं बार बार उसको नहीं भूलूँ, एक बार मैं पढ़ लूँ अच्छी तरह से, और हमेशा बस मेरे को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं हो, मैं नोट्स बना लूँ उसको रिवाइज़ करता रहूँ। ठीक है, या मैं लेक्चर्स को बार बार रिवाइज करता रहूँ। तो मित्रों मेरे साथ बने रहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कंप्लीट पॉलिटी आपको तैयार हो जाएगी जैसे मेरे को तैयार है। ठीक है, और मैंने कई बार आपको कहा है कि मैंने इस बुक को कम से कम 30 बार तो पढ़ा है। तो मित्रों एक एक जो चीज़ें होती है ना, एक एक प्रावधान वो दिमाग में फिट हो जाता है, फिर आप जो उसको भूलोगे नहीं कभी भी।
तो इस कारण से बार बार आप जो है लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए। और ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बनाता, इसी कारण से मैं नहीं बनाता, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाता है ना, तो हम बार बार ये देखते लगते हैं कि हाँ अब वीडियो कितनी समय की बची, अब वीडियो कितनी समय की बची। तो इस कारण से मैं छोटा लेक्चर बनाता हूँ। और आपको जब भी रिवाइज करना होता है ना, तो आप उसको स्पीड बढ़ा लिया करो, यानी स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है यूट्यूब में, तो आप जो उसको स्पीड बढ़ा लिया करो। 1.5 गुना में अच्छी वीडियो सुनाई हमको देती है, यानी 1.5 गुना आप करोगे ना स्पीड वीडियो की, तो अच्छी प्रकार से, यानी जल्दी भी वीडियो पूरी हो जाएगी और अच्छी प्रकार से आपको समझ में भी आ जाएगी, यानी ज़्यादा जल्दी उसमें नहीं बोला जाता फिर। तो आप जो है जल्दी से रिवाइज करो, तो स्पीड बढ़ा लिया करो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में हाई कोर्ट के चैप्टर के साथ। और अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आपको मेरे चैप्टर्स कैसे लग रहे हैं, कितना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कितना आप पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।